हेलो। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सभी को आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो हमारे साथ जो भी पैनलिस्ट हैं अपना कैमरा ऑन कर लें और जब भी उनका बोलने का मौका आएगा आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। जो लोग इस कार्यक्रम में पहले जुड़े रहे हैं किसी न किसी माध्यम से या कभी किसी प्रारूप से परिचित रहे हैं, उनको पता होगा कि हम हर हफ्ते एक राज्य पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा कई मायनों में अलग होती है। जैसे टीवी डिबेट में आपने देखा होगा, कुछ गिने चुने चेहरों को बुला लिया जाता है और प्राइम टाइम की पूरी शाम 5 से लेकर 9 तक उन पर ही जाया की जाती है और ये रिपीट होता है। जो असल आवाज है ग्राउंड की, जो लोग वाकई अपने राज्य की समझ रखते हैं, अपनी बात को खुलकर रखना चाहते हैं, वैसा मंच प्रोवाइड नहीं कराता है कोई। यूथ इन पॉलिटिक्स उस मंच को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये चर्चा बाद में यूट्यूब, फेसबुक और जो वाईआईपी के अन्य माध्यम है वहां तक भी जाती है, ताकि जो भी बात यहाँ उठाई गई है, जो भी इशू यहाँ रेस किया गया है, अगर कोई जानकार व्यक्ति, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति उसको सुनता है, समझता है, तो उसे सॉल्व किया जा सके। इसके दो तीन फायदे हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो इशू सॉल्व हो सकता है। दूसरा, दर्ज होने के लिए एक लोकतंत्र में सबसे जरूरी बात है कि आपकी बात का दर्ज होना किसी एक माध्यम पे, वो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यूथ इन पॉलिटिक्स इस तरीके की चर्चा के जरिए अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वाह करता है, अपनी इस जिम्मेदारी का। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने कई राज्यों पर बात की है और अभी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और दिल्ली और शायद जम्मू कश्मीर ही बचे हुए हैं। हम एक पूरा जोन में चक्कर लगा करके आ रहे हैं। कई राज्यों को देखते हुए जब छत्तीसगढ़ को मैं देखता हूँ तो हैरानी होती है कि इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं। तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। इसके बावजूद हालत यह है कि वहां पे 48% से ज्यादा जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। प्राकृतिक संसाधनों का सही से दोहन नहीं हो पा रहा है। आदिवासियों की अपनी समस्याएं हैं। इसके अलावा हर जाति वर्ग की से जुड़ी विकास की समस्याएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की समस्या तो है ही, साथ में प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, निजीकरण नहीं हुआ है, उसके अपने खतरे हैं। तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ एक तरह की जंग वहां हो रही है, जिसमें दोनों तरफ दो दावेदार हैं। एक तरफ विकास के दावेदार हैं जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, पूंजी से ही विकास हो सकता है। दूसरी तरफ अपने आप को जल जंगल जमीन के रक्षक बताने वाले लोग हैं। और इसी बीच तीसरी वो आम जनता है जो अपनी नौकरियां कर रही है, अपना जीवन निर्वाह कर रही है। उसे कोई ठीक रास्ता सही से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो है बहुत बुरा स्थान होता जा रहा है छत्तीसगढ़ का। जब भी मैं किसी राज्य के बारे में कोई कमेंट करता हूं या आपसे बात करूंगा, तो इसे आप बिल्कुल ऐसे मत लीजिएगा कि आपके राज्य की तौहीन कर रहा हूं। दरअसल होता यह कि जब भी हम किसी राज्य के बारे में बात करते हैं या राज्य प्रेम की बात करते हैं, तो असल बात यह है कि हम उसके मुद्दों को सही से उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। हम तभी अच्छे नागरिक हैं जब अपने राज्य के मुद्दों को सही से उठा पाए। इसलिए इस सेंस में जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो भी ना लें, और आप लोग तो बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चर्चा में। एक बात और बोलना चाहता हूं कि मेरे पास ये विकल्प है कि मैं आपके सामने लंबा चौड़ा छत्तीसगढ़ का डेटा पेश करूं और अपना ज्ञान बखानना आपके सामने शुरू कर दूं, जो लोग चर्चा को सुन रहे हैं। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये जीरो शो एंकर है। हम चाहते हैं कि जो लोग वहां रहते हैं, जो वहां की समझ रखते हैं, जो गूगल से ज्यादा समझदार हैं इन द सेंस ऑफ अनुभव, वो हमें बताएं कि वहां के असल मुद्दे क्या हैं। तो हम आपको आमंत्रित करेंगे एक एक करके। आप अपने नाम के साथ अपना परिचय दीजिएगा। इसके बाद जो सबसे पहला बुनियादी सवाल है कि आपकी नजर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, वो आप बताएंगे। साथ ही जो साथी हमें सुन रहे हैं अटेंडीज के तौर पे, उनसे निवेदन है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अपना हैंड रेस कर दें। कोशिश करेंगे जो हमारे मॉडरेटर हैं, जो कि लगातार खोजबीन कर रहे हैं आपके बीच में हमारे पैनलिस्ट की, वो आपको इस चर्चा से जोड़ेंगे और इसके बाद हम आपस में बातचीत कर पाएंगे। तो पहली बात तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आमंत्रित करता हूँ राजीव यादव जी को। राजीव यादव जी बहुत देर से नमस्कार की मुद्रा में हैं, आ जाएं और अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। थोड़ी सी रोशनी कम आ रही है आपके चेहरे पे, लेकिन चेहरा आपका दीप्तमान है एकदम, बिल्कुल बताइए। नमस्कार सर। जी जी जी। बहुत समय से आपको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत से मॉड्यूल आपके मैंने लर्न किए हैं, बहुत वाह, अच्छा बहुत बहुत लगा। शुक्रिया। जी जी जी। और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ही हूँ। जी जी राजीव यादव जी, हाँ जी बताइए। सर अभी बारिश हो रही थी, लाइट ऑफ है तो इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, आपके चेहरे पे पर्याप्त चमक है, रोशनी का काम कर हाँ रही है, बताइए। हाँ जी जी जी। सर इसमें एक टॉपिक था, शिक्षा के ऊपर था। मैंने हम्म शिक्षा के ऊपर लिखा था कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है हम्म मूलतः आदिवासी बहुल्य माना जाता है। हम्म लेकिन मेरी नजरों में जो
जमीनी हकीकत से जो हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ को हमेशा 3 भागों में बांट के देखते हैं हम लोग। उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ जो मैदानी इलाका है, और जो दक्षिण बस्तर क्षेत्र के हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़। तो जो मैदानी वाला क्षेत्र है, जिसमें राजधानी और न्यायधानी, ये मैदानी क्षेत्र आता है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था कंपेयर टू उत्तर और दक्षिण थोड़ी ज्यादा है। और शिक्षा का मेरा मानना इसलिए है मुद्दा, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सुदूर एरिया में हो, चाहे एक राजधानी में रहे, यदि अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता, तो वो कहीं ना कहीं उसके संग छलावा होगा। जो हम बड़ी बारीकी से हमारी यहाँ की जो जनता के संग होता नजर आता है, चाहे सत्ताएं कोई भी हो, शासक कोई भी हो, लेकिन जनता उतनी जागरूक नहीं हो पाती अपने अधिकारों को लेकर। उसका कारण है कि उतनी शिक्षा नहीं है। लिटरेसी 70 पॉइंट समथिंग है यहाँ की, लेकिन वो सिर्फ साक्षर है, अपना हस्ताक्षर करना जानते हैं अधिकतर लोग। तो शिक्षित होना, शिक्षित नहीं है, सिर्फ साक्षर है। और शिक्षा का उपयोग कहाँ कहाँ किस टूल में करना है वो नहीं कर पाते। इसलिए जो जो उनको शोषणकारी जो वर्ग है शोषित करते हैं, और वो बेचारे चाहे कोई भी हो, गरीब तबके के, खासकर मजदूर हो चाहे किसान हो, उनका शोषण होता है। यहाँ तक कि आप मेन सिटी से यदि 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे, शिक्षा की इसमें ये है कि यदि एक पुलिस जो वर्दी पहन के गांव में खड़ा हो जाएगा, और सेम पैरेलर कोई तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर वहां पहुंचेंगे, तो एजुकेशन लेवल ये है कि जो ग्रामीण जनता है, ज्यादा भय उस आरक्षक वर्दीधारी से होता है, ना कि डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार से, क्योंकि नॉर्मल वर्दी में वो नॉर्मल ड्रेस में। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि 1 लाख स्टूडेंट्स की आबादी पे जो कॉलेजों की संख्या होनी चाहिए वो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। राष्ट्रीय औसत से, पहली बात छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, ये जो संख्या है, मुझे ठीक से याद नहीं है वो संख्या क्या है, लेकिन ये जो उत्तराखंड और नागालैंड जैसे राज्य हैं उनसे भी खराब स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है उसका एक असर रहता होगा। जी राजीव जी। सर उसका यही है, जो उत्तर छत्तीसगढ़ है वो जंगली इलाका हो जाता है, और दक्षिण भी जंगल ज्यादा है। लेकिन मध्य में जितने कॉलेजेस हैं बड़े बड़े मध्य क्षेत्र में हैं, तो उत्तर और दक्षिण के दोनों तरफ के स्टूडेंट्स जो शिक्षा को स्पेशली लेना चाहते हैं, वो यहीं आके पढ़ाई करते हैं, यहीं कोचिंग करते हैं। तो इसलिए ये बीच में स्टूडेंट्स का दबाव ज्यादा रहता है। अच्छा, मेरा मानना ये, अच्छा वो असमानता भी है, इलाका वाइज असमानता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये होनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम रहता है वो अधिकारियों के ऊपर रहता है। और अधिकारी अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर पाते, तो उसकी आवाज या तो नेता उठाए या आम जनता उठाए, लेकिन आम जनता को ही नहीं पता कि उनके संग क्या हो रहा है। तो मेरे नजर में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और इलेक्टोरल रूप से देखे तो बेरोजगारी। इलेक्टोरल रूप से क्यों? नॉर्मल जनता को सामाजिक रूप से परेशान नहीं करती रोजगार की समस्या? नहीं पलायन सर, तो बहुत ज्यादा है वहां पे। इसलिए हाँ पलायन है, लेकिन पलायन एज कम्पेयर टू यूपी और बिहार झारखंड से नहीं है। हाँ, उससे उतना नहीं। कम ही है। यहाँ काफी कृषि कम। प्रधान है, तो हाँ। अपना वो जो दिनचर्या है खाने वाना वो ले लेते हैं। और इलेक्टोरल रूप से इसलिए बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा नहीं, इसमें बेरोजगारी आएगा। क्योंकि पिछली सरकार जो 2018 से पहले थी, और 18 के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि बेरोजगारों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा 2500 रुपए, जो भी बेरोजगार है। तो इसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हुआ उस इलेक्शन में। और जो बेरोजगार युवा साथी थे, बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट किया, और कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग 90 सीटों में 70 से 71 सीट उनकी है। तो वो वोट में कन्वर्ट हुआ। 71 है भी। हाँ। 71 है। और वोट में कन्वर्ट होने के बाद जब उनकी सरकार आई, तो वो उस लेवल पे जो महंगाई भत्ता जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, उसका फॉलो आज तक नहीं हुआ है। अगले साल चुनाव है, तो उसका फॉलो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन इस इलेक्टोरल रूप से फिर से अगले इलेक्शन में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सरकारें ही लेकिन कम चुनी आप लोगों ने। जी। राजीव जी, दो तीन मुद्दे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। पहला मुद्दा इन्होंने उठाया है शिक्षा खराब शिक्षा व्यवस्था का, जिससे आम आदमी पे उसका असर बताया उन्होंने। दूसरा मुद्दा उन्होंने इलेक्टोरली उठाया है, चुनावी रूप से रोजगार का।
इसके बाद राजीव जी से हम बात करेंगे। नौशाद खान जी हमारे साथ हैं, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन करके अपना परिचय देते हुए बताएं कि उनकी नजर में नमस्कार। सबसे बड़े मुद्दे क्या नमस्कार हैं। सर, मैं नौशाद खान हूँ। मैं बस्तर संभाग के कांकेर जिले से का रहने वाला हूँ। जो भाई साहब बोल रहे थे कि दक्षिण और उत्तर में जो जंगली क्षेत्र है, तो उस जंगली क्षेत्र के प्रवेश द्वार से रहने वाला हूँ मैं, बस्तर के। जी। देखिए, जो अभी मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में मुख्य मुद्दा होने वाला है वो सर ये है कि हम जल जंगल जमीन को बचाते हुए उसकी भी रक्षा करते हुए विकास कैसे गढ़ेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ को सर मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ एक अमीर धरती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग गरीब हैं। उसका कारण यही है कि हमारे पास कोई सिस्टमेटिक, अभी तक हमारी सरकारों के पास कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं था कि हम जल जंगल जमीन को बचाते हुए उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे करें। या तो जहां दोहन हो रहा है वहां इतना अंधाधुंध दोहन हो रहा है कि पर्यावरण खतरे में आ गया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जितने भी भाई हैं अभी वो न्यूज चैनल्स में और समाचार में पढ़ ही रहे होंगे कि सरगुजा संभाग के सूरजपुर में लगभग अभी 20 दिन के अंदर 3 बार हल्के भूकंप के झटके लग गए। उसका मुख्य कारण यह है कि सर कि उस एरिया में जो कोयले की खदानें हैं उनको सुरंग बनाकर वहां से माइनिंग तो कर लिया गया कोयले का, लेकिन जब फिल करना, माइनिंग करने के बाद जब कोयला वहां पे खत्म हो जाता है तो फिल करना पड़ता है, लेकिन किसी भी कंपनी ने उन सुरंगों को फिल नहीं किया। अच्छा, उसका मतलब हाँ, मतलब आपने उत्खनन के बाद उसको फिल नहीं किया, भरा नहीं, फिल नहीं किया। हाँ, तो वो फिल नहीं करने के कारण वहां की क्षेत्र में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां कभी भी भूकंप आ सकता है। उस क्षेत्र में अत्यधिक दोहन है, लेकिन वहां दोहन के बाद भी कैमरा अनम्यूट कर लें। हाँ, रिक्वेस्ट है सबसे, बाकी लोग जो हैं। जी नौशाद जी बताइए। है ना, दोहन अत्यधिक होने के बावजूद वहां के लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं। जो फायदा वहां के लोगों को होना चाहिए वो नहीं हो पाया, कुछ उद्योगपतियों तक ही सीमित हो गया है। मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा मुझे ये समझाइए। एक तो आपने बताया कि कैसे कैसे प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा दोहन की वजह से प्राकृतिक दुश्वारियां हो रही हैं लोगों को। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर उत्खनन का एक बड़ा साम्राज्य है तो उससे क्या रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, या बाहरी लोग रोजगार ले रहे हैं या लोकल लोग रोजगार ले रहे हैं, या रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं, रोजगार की आवाज आपकी चली गई नौशाद जी, आप अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी। हेलो। हाँ जी, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बहुत साफ आ रही है ये आवाज, मतलब बैकग्राउंड से थोड़ा इको हो रहा है। जी जी। हाँ सर, वो है, मैं ये बोल रहा था कि बाहरी लोगों को फायदा हो रहा है उस उत्खनन से। छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनके लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। उस वजह से जनजातियों में असंतोष भी है। अब देखिए, हसदेव अभयारण्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया आदिवासियों के द्वारा वहां उत्खनन रोकने के लिए, लेकिन उनको ना मीडिया कवरेज मिलता है उस लेवल का, ना उनकी आवाज कोई नेता उठाता है, ना पक्ष के ना विपक्ष के नेता उठाते हैं। जिस वजह से वो उतना बड़ा आंदोलन भी दब गया, किसी को पता नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पाया वो, जबकि बहुत बड़ा आंदोलन था वो। ये आप बहुत सही मुद्दा उठा रहे हैं। कई बार जब भी आदिवासी समुदाय या इस तरह के जो हाशिए के समुदाय हैं अपना मुद्दा उठाते हैं, राष्ट्रीय मीडिया का चरित्र न जाने कैसे उनका चरित्र जो है सिमट करके बहुत क्षेत्रीय हो जाता है, और उनके राष्ट्र में पता नहीं कौन आता है। मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि क्यों दिल्ली, यूपी, बिहार, इसी केंद्रित खबरें लगातार चलती रहती हैं। जी। और दूसरी चीज सर, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित तो है, लेकिन इसके बारे में इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया है कि पूरा छत्तीसगढ़ ही नक्सल प्रभावित है। अगर आप दिल्ली मुंबई के लोगों से मिले तो वो रायपुर आने के लिए भी डरते हैं। उनके दिमाग में पहली चीज जाती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जबकि सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ के केवल कुछ ही जिलों में, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, अभी केवल 3 जिलों में ही नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा रह गया है, बाकी जिलों में उतना प्रभाव नहीं है। नहीं तो क्या आपको लगता है इन्वेस्टमेंट नहीं करती? हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि क्या इसकी वजह ये भी है कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनको लगता है कौन जोखिम ले। बस इसे, हाँ, टाटा ने यहाँ पे लगभग 15 वर्षों, जब रमन सिंह की पहली बार सरकार आई थी उस टाइम से आदिवासियों की लोहंडीगुड़ा में जमीन अधिग्रहण कर लिया था कि हम यहाँ पे अपना स्टील प्लांट खोलेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते तक उन्होंने ना स्टील प्लांट खोला, ना मतलब स्टील प्लांट की शुरुआत तक नहीं करी, मतलब न्यू भी नहीं खोदा, सिर्फ उस दुष्प्रचार की वजह से कि यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो फिर सरकार ने वो जमीन आदिवासियों को लौटाई। जी,
नौशाद जी ने एक कारण है। जी, नौशाद जी ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। पहली बात तो उन्होंने बताया कि कैसे उत्खनन में जो उद्योग लगाए, जो उत्खनन के जरिए जो काम किया जा रहा है, उसके बाद पूरे तरीके से उसको अंजाम नहीं दिया जाता, फुलफिलमेंट नहीं किया जाता, भराई नहीं होती है, इससे प्राकृतिक दुश्वारियां आ रही हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दे आपने उठाए हैं सजल जी। नौशाद जी, मैं आप तक लौटूंगा दोबारा से। सजल कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप अगर बता सके हमारे दर्शकों को कि आपकी नजर में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, थोड़ा कम शब्दों में, कई साथी, ताकि सबसे बातचीत हो सके। जी सजल जी। जैसे नौशाद भाई ने बताया कि सरगुजा क्षेत्र जो सूरजपुर जिला का बात कर रहे हैं, मैं उसी जिला से आता हूँ। वाह, हमें लगता है कि आप दोस्त तो नहीं है आपस में, 3-4 लोग एक साथ एक ही जिले से। जी नहीं, एट प्रेजेंट तो मैं बिलासपुर में रह रहा था, पर अभी मैं अपने जिला में वापस आया हूँ। मैं एडवोकेट हूँ बिलासपुर हाई कोर्ट में ही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जैसे वो प्राकृतिक उत्खनन, हमें अगर सरगुजा संभाग की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं मुद्दों को अगर अपने उंगलियों पे गिनना चाहूंगा तो सबसे पहला है तो बेरोजगारी, दूसरा शिक्षा, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का उत्खनन, जिसमें यहाँ के आम जनजाति लोगों का कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार मैं अभी अपना फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, रात को मैंने ट्रेन पकड़ा अपने जिला वापस आने के लिए। जो ट्रेन आज 4 घंटा लेट हुई, क्यों, किस कारण से लेट हुई है? क्योंकि वहां से कोयला की ट्रेनों को पास ओवर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से आम जनजाति, आम लोगों को ट्रेन 4-4 घंटा, 5-5 घंटा लेट हो रहे हैं। वो सब कोयला कहीं नहीं, छत्तीसगढ़ से सब बाहर जा रहे हैं, जो बाहर के प्रदेशों में, मतलब जो भारत के विकास में काम आएंगे। पर जब क्या हुआ, कोयला उत्खनन से क्या यहाँ के लोगों को कुछ फायदा हो रहा है, ये जानने का है, पर इसमें नहीं है। ना यहाँ के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, ना यहाँ के प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही है। अभी प्रेजेंट भूकंप आया है, जिसका अगर रिपोर्ट पढ़ा जाए तो उसका सीधा एक ही है कि प्राकृतिक संसाधनों का उत्खनन, अंदर माइंस में भरता हुआ पानी, जिसके वजह से यहाँ के नीचे का प्लेट्यू का जो बैलेंस वो बिगड़ रहा है, और जो माइंस की वजह से बहुत सारे ब्लास्टिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजातियों के घरों में दरार आ गई है। ना उनका जंगल बचा है, ना घर बचा है, ना रहने का संसाधन बचा है। तो क्या छत्तीसगढ़ के एक मिनट आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्या छत्तीसगढ़ के लोकल अखबार, लोकल मीडिया इस चीज को इस तरह से कवर करते हैं जैसे आप बता रहे हैं? में मुद्दा वही है कि जो भी जितने भी खनन वाले हैं वो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, और मीडिया को मैं कहना नहीं चाहता कि वो क्या करती है, क्या क्या वरीयता रहती है, और कैसे पेपर मैनेज हुआ करते हैं आम छत्तीसगढ़ में। मैं ये मानता हूँ अगर मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है तो आम लोगों से ही सुनना बेहतर है, ना कि मीडिया रिपोर्ट पढ़ा जाए, क्योंकि वो एक तरह से प्रभावित है। हाँ, इसलिए चर्चा है। हम अगर आम लोगों से संवाद किया जाएगा तो जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं अपने ही क्षेत्र का बात करता हूँ। मैं सूरजपुर जिले के ब्लॉक है ओड़गी और बिहारपुर चांदनी क्षेत्र। आज भी देश के 75 साल हो गए आजादी के लिए, पर आज भी वहाँ पे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ना सड़क पहुंची है, ना बिजली पहुंची है, ना सरकार क्या होता है उनको पता ही नहीं। आज भी उनके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ये मुद्दा है। अगर वहां पे लोगों को अगर बीमार होते हैं तो अगर उनको हॉस्पिटल आने के 80 किलोमीटर दूर एक अच्छा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलता है। 80 किलोमीटर, अगर कोई सीरियस है तो समझ लो कि रास्ते में उनकी मौत होना निश्चित है। वो गांव से बाहर निकलते हैं। नदी नाले प्रकृति से बहुत ही धन्य है, नदी नाले अपने उफान पे रहते हैं, पर ना उस पर एक पुल नहीं है जिससे लोग गाँव पे आ जाए। आज भी भटगांवा विधानसभा क्षेत्र में कई गांव हैं जहाँ पे आज भी विधायक के सामने रखा जाता है कि हमें कुछ ही मत दो, आप ना राशन दो ना पानी दो, सड़क बना दो, हम मुख्यालय से जुड़ जाए, हमारा जिंदगी आसान हो जाएगा। उनको पानी लेने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल नीचे जाना पड़ता है, वो भी दूषित पानी ले रहे हैं। उसके बाद में आते हैं दूसरे ब्लॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे माइनिंग हो रही है, जिसमें भटगांवा सूरजपुर का मेन ब्लॉक, यहाँ पे महान नदी परियोजना चल रही है। यहाँ पे महान नदी जो है, उसके महान नदी के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है। कल को अगर वो खदान धंसता है तो ये नदी का क्या होगा, ये सोचने की बात है। पर सरकार का नहीं है। और यहाँ पे हसदों के लिए भी परमिशन दे दिया गया है। अभी बड़े जंगल काटना रुक गए हैं, पर उसका क्या होगा? पर अगर उसमें देखा जाए तो आम लोगों को क्या उसमें रोजगार मिल रहा है? ना के बराबर है, क्योंकि जितने भी एससीसीएल के जॉब हैं ऊपर के, वो बाहर के लोगों को मिल रहा है, और जो नीचे का जो 3rd ग्रेड का जॉब है जो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, वही सिर्फ लोगों को मिला जो ये है। और उसके बाद दूसरा मुद्दा है कनेक्टिविटी, जीरो कनेक्टिविटी। ना सरकार यहाँ कनेक्टिविटी के नाम पे दिल्ली से दूरी बेच रही है कि दिल्ली से बनारस जाने का रास्ता कितना कम कर दिया है। उसी रास्ते पे प्लेन चल रहा है, उसी रास्ते पे मेट्रो चल रही है, उसी रास्ते पे बुलेट ट्रेन आ रही है। बस वही कनेक्टिविटी पे ये जो पॉइंट है, इसमें अभी 15 साल के संघर्ष के बाद, सरगुजा रेल संघर्ष समिति के 15 साल के बाद एक ट्रेन दी गई है अंबिकापुर से नई दिल्ली के लिए, हजरत निजामुद्दीन के लिए। वो ट्रेन ऐसी है कि ये पूरा शेड्यूल एरिया है जहाँ पे
60% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, पर ट्रेन पूरा एसी चल रही है, ना उसमें जनरल कोच है ना स्लीपर कोच। बताइए, आदिवासियों को ट्रेन में चढ़ाएंगे एसी वाली? वो ट्रेन जा रही है दिल्ली। अब दिल्ली में उसमें आदिवासी जाएंगे कि कौन जाएगा वो पता नहीं। सजल जी, हाँ, उनको वो बीच से 1-2 द्रौपदी मुर्मू को ही ले जाएंगे, मुझे लगता है सिंबॉलिक तौर पे कैलेंडर में टांगने के लिए घर में वही करेंगे। थोड़ी हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सजल जी। मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें आपने उठाई हैं, ये बातें कोई जिम्मेदार व्यक्ति सुने जरूर और ये सॉल्व हो। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि लोकल मीडिया इनको उठाता नहीं है। बहुत देर से अभिषेक पांडे जी बहुत ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से, गरिमा के साथ सुन रहे हैं हमें। मैं अभिषेक पांडे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और अपना माइक अनम्यूट करने के साथ साथ जो मुद्दे हमारे साथियों ने उठाए हैं, इसके अलावा अगर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं वो भी उठाएं और इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं, फिर मैं बातचीत करूंगा। जी अभिषेक पांडे जी। सर आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार मेरा। जैसा कि यादव जी ने, सेजल भाई ने और नौशाद भाई ने मुद्दा उठाया है, मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में यही जी क्या लाइट आ गई है? जी 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 हाँ अभिषेक जी, हाँ नहीं कोई बात नहीं सर। हाँ जी जी हाँ। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये प्रमुख मुद्दा है प्रदेश का, क्योंकि एक मेन चीज प्रदेश में चल रही है जो कि प्रदेश निर्माण के बाद से ही चल रही है और हावी है वो बहुत बड़े स्तर पर, आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग ये सारे लेवल में चल रही है, चाहे वो नीचे 3rd क्लास या 4th क्लास कर्मचारियों के लिए हो या ऊपर लेवल के ठेके के लिए हो, जो माइनिंग है, खदानें हैं, या जितने भी कंस्ट्रक्शन या विकास के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं, वो भी सारे बड़ी बड़ी कंपनियों को, बाहर के राज्यों की कंपनियों को उसके काम मिल रहे हैं, जिससे मूल रूप से हम यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं वो बेरोजगार के रूप में यहाँ मुख्यतः प्रभावित है। भाई नौशाद भाई ने और सेजल भाई ने भी बताया कि जो माइनिंग सेक्टर है जो दक्षिणी बस्तर में चल रहा है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पूरी माइनिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे दूसरे स्टेट से बिलोंग करती हैं। सारे उनके जितने भी अफसर कर्मचारी हैं जो मेनली वर्क हैं, वो बाहर से आउटसोर्सिंग के थ्रू लाए हुए हैं और जो कि प्रदेश में आके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और यहाँ का सारा चीज दोहन कर रहे हैं। एक चीज मैं बीच में टोकना चाह रहा हूँ अभिषेक जी, मुझे बताइए क्या इस आंकड़े में सच्चाई है कि 20 से 30% आबादी जो मजदूर के रूप में काम कर रही है, उसमें बाहर से आए मजदूरों की संख्या है? उसमें बाहर से आए मजदूर हैं जो स्थायी रूप से वहां पर बस चुके हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से जाकर के, झारखंड से जाकर बसे हुए हैं, जिससे जो लोकल भौगोलिकी है, जिसे बोलते हैं डेमोग्राफी, वो प्रभावित हो रही है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली यही एक मेन चीज है। जो प्रदेश का भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो 3 स्टेट में बटा हुआ है, जैसे भाई ने बताया। मेनली जो मध्य क्षेत्र है, उस मध्य क्षेत्र में ही टोटल जो भी विकास हो रहा है या जो भी थोड़े बहुत रोजगार के अवसर जनरेट हो रहे हैं, वो मध्य क्षेत्र में ही लोग वहन कर पा रहे हैं। बाकी दोनों क्षेत्रों में टोटली मैं समझता हूँ कि 80 से 90% आउटसोर्सिंग से ही कार्य हो रहा है, और बड़े स्तर पर और निचले स्तर पर, दोनों ही स्तर पर ये प्रभावित कर रहा है। एक चीज और, विकास की जो असमानता आप बता रहे हैं कि अलग अलग, मतलब बीच में ज्यादा विकास हुआ है, बाकी 2 धड़ों में विकास नहीं हुआ, तो ये खास भूगोल की वजह से जानबूझकर ऐसा किया गया है या राजनीतिक तौर पर ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल सर, ये मैं बड़ा विडंबना कहते हुए कि हमारा राजनीतिक परिदृश्य भी हमारे स्टेट बनने के बाद से वैसे ही रहा कि हम प्रॉपर राजनीति के फेर में आ गए और सभी ने अपना अपना फायदा उठाते हुए सिर्फ छल किया प्रदेशवासियों के साथ में। जो भी कमिटमेंट प्रदेश के साथ में हुआ, बेरोजगारों के साथ में हुआ, वो कहीं भी फुलफिल नहीं कर पाई कोई भी सरकारें जो अभी तक आई है। इसीलिए कहते हैं लंबे समय तक सरकारों को मौका नहीं देना चाहिए किसी सरकार को। बस ये एक परिवर्तन कमेंट था। विश्वरूप, हाँ जी, विश्वरूप वर्मा जी हमारे साथ हैं, आप तक लौटेंगे अभिषेक जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे 2-3 उठाए हैं। विश्वरूप वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपकी नजर में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। बाकी साथी जो जुड़े हुए अपना कैमरा ऑन कर लें अगर वो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। जी नमस्कार सर जी। जी 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 नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। मैं दूर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ जी, और मैं भिलाई स्टील प्लांट में हूँ सर जी। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नजर में हमें दरअसल क्या कि एशिया की सबसे बड़ी प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है, जिनकी पटरियों पर पूरा देश दौड़ता है। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है कर्मचारियों के साथ जो किया जा रहा है।
तो मेरा जुड़ने का आज मेरा मकसद और उद्देश्य यही है कि सबको पता चले कि कर्मचारियों का क्या शोषण हो रहा है, प्रबंधन की इतनी मनमानी हो रही है, इतना कुछ दबाव है कि सब कुछ अपनी मनमानी से कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ जो 7वां वेतन आयोग जो पे रिवीजन होने वाला था, एनजीसीएस एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के नाम पर इन्होंने ऐसा मचाया हुआ है कि हर बार जब भी ये जाते हैं कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हो पाता। पूरे 5 साल से पे रिवीजन ड्यू था, अपॉर्चुनिटी क्लॉज लगा के रखा हुआ था। जब वो खत्म हुआ, बीच में जब प्रॉफिट आई तो इन्होंने प्रबंधन ने पीआरपी के नाम पे करोड़ों रुपए बांट दिए। जब कर्मचारियों की बात आई, इनका 39 महीने का एरिया, जो कर्मचारी 8-8 घंटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका 39 महीने का पेमेंट अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया। नहीं क्लियर कर दीजिए। 39 महीने का एरियर नहीं पेंडिंग है कि सैलरी पेंडिंग है? पेंडिंग है, बिल्कुल नहीं दिया है कर्मचारी। एरियर पेंडिंग है या सैलरी पेंडिंग है? जी, एरियर पेंडिंग है। एरियर पेंडिंग है, जी जी हाँ। एरियर पेंडिंग है। और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएटी सीलिंग लगा दिया कर्मचारियों का, मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकाल के इन्होंने खुद से लगा दिया। ये बहुत विषम स्थिति है यहाँ, क्योंकि प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। जब कंपनी घाटे में थी, जब घाटे की बात करते हैं तो घाटा प्रबंधन के लिए भी होता है, कर्मचारी के लिए भी होता है। जब कर्मचारी के लिए आप घाटे की बात करते हैं तो कर्मचारी को क्या दिया जाता है? फर्नेसिंग अलाउंस दे दिया जाता है, लैपटॉप अलाउंस दे दिया जाता है। अभी पता होगा कि अभी जब प्रॉफिट में आया था, इन्होंने पीआरपी के रूप में लाखों लाख रुपया को बांट दिया। जब अभी हम लोग की 39 महीने की एरियर्स की बात आई तो इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं देना चाहते। ये अड़ियल मनमानी, अड़ियल रवैया है। जी, मैं जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी तो ये लिंक आपको 1-2 दिन में यूट्यूब पे मिलेगा, आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जिम्मेदार हो इसके लिए, या जिम्मेदार शख्स हो या जिम्मेदार संस्थाएं हों, वो देखें इसको और इसका संज्ञान लें। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा तबका कर्मचारी के रूप में काम करता है इन स्टील जी सर, कर्मचारी वर्ग 18 से 20 हजार वर्कर इसमें काम करते हैं। इस ढंग से काम करने की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसमें काम। सजल, हाँ विश्वरूप जी आप तक आएंगे। पलाश जोशी जी हमारे साथ हैं, बहुत धैर्य से काफी समय से सुन रहे हैं हेडफोन के साथ। बताइए आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जी, हैंड रेज भी किया हुआ है आपने। जी पलाश जोशी बताइए। जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एकदम। सुदर्शन बताइए। सभी साथियों को मैं नमस्कार, मेरा नाम पलाश जोशी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप सभी की बातें मैं शुरुआत से सुन रहा हूँ, सभी के मुद्दे, मतलब जो सब मेरे मुद्दे हैं वो आपके भी मुद्दे आपने बता दिया है। कुछ चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों है कि मेन मीडिया में हम हाईलाइट क्यों नहीं हो पाते हैं। मैं पत्रकारिता की बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेरा ग्रेजुएशन पत्रकारिता में हुआ है, तो मैं ये चीज जी अच्छा भाई जी बताइए। जी 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 तो मैं ये चीज आपको मैं बता पाता हूँ क्यों मेन मीडिया में हम हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। देखिए, जहां तक कि बड़े संसाधनों की बात है, जैसे आज तक हो गया, जो बड़े चैनल्स है वो यहाँ पे उसका कोई सेटअप नहीं है, ना कि कोई वो यहाँ पे बंदे को हायर करते हैं। एक अगर न्यूज चैनल एक खुलता है, जैसे मान लीजिए एक आज तक है, उसका मेन सेटअप अगर नोएडा में है, तो वहां की डेस्क में 2 या 3, या मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 लोग या 1 लोग को छत्तीसगढ़ डेस्क के लिए बैठा दिया जाता है। अब उनका काम क्या रहता है कि वो छत्तीसगढ़ की जितनी भी खबरें हैं वो अपने आगे के यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। तो आप सब भी वाकिफ होंगे, मैं भी वाकिफ हूँ इस चीज से कि छत्तीसगढ़ को हमेशा हमेशा मतलब कोई भी अच्छे काम के लिए तो नहीं, बुरे काम के लिए पहले प्रचलित उसके लिए दिखाया जाता है। चाहे नक्सलवादी हमला हो, चाहे, बस मेरे को लास्ट एक याद आ रहा है, अगर कोई दूसरे इसके अलावा किया था तो एक राहुल का भी हुआ था जो बोरवेल में गिर गए था। मुझे याद है कि मैं लगातार उसे फॉलो कर रहा था, 84-85 घंटे लंबा ऑपरेशन था वो। हाँ, तो निकाला गया था। हाँ। तो ये एक तरीके का दूसरा एक ऑप्शन था, मतलब एक न्यू मीडिया को मिला था कि चलो इसके अलावा हम क्या और दिखा सकते हैं, तो वो भी थोड़े से था, मेरे ख्याल से मुझे हार्डली 15 से 20 सेकंड का था, फास्ट वो 100 में जो आते न्यूज उसमें आया हुआ था। कहीं ना कहीं ये सब मीडिया का भी अनदेखिए। अगर आपको अगर छत्तीसगढ़ से खबरें जाननी है तो मेरा जो अभी तक का पर्सपेक्टिव रहा है, जो कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स है, जो छत्तीसगढ़ के इन्फ्लुएंसर्स है, चाहे वो दुर्ग के हो, रायपुर के, बिलासपुर के हो, ये इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं असली खबर आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग। और आप अगर छोटा सा भी इश्यू हो, कोई अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो, वो उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा कि ये यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, किन कारणों से हुआ है, ये भी वो अपने हद तक कोशिश करते हैं। तो ये हो गई खबर के रिगार्डिंग में। दूसरा, मेरे को अभी ऐसा लगता है कि जो बाहर के राज्य हैं, जितने दूसरे राज्य है छत्तीसगढ़ के अलावा में, जैसे मेट्रो सिटीज है, जो उनके साथ
5 से या 6 साल पहले चीजें हो चुकी हैं, वो मतलब जो वो मतलब उससे रिकवर कर चुके हैं, चाहे वो सड़क के मामले में हो, रहने के मामले में हो, या जो अन्य और व्यवस्था उसके मामले में हो। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वो आज भी वो चीज फेस कर रहा है। मतलब हम मेरे को समझ नहीं आता, अगर एक वोटर हूँ, मैं क्यों आज भी यही सब चीजें के छोटी मोटी चीजों के चक्कर में सोचना पड़ रहा है मेरे को कि नहीं यार, मेरे सामने अभी रोड नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, मेरे को जो नाली बना के देगा उसी के को मैं वोट दूंगा। क्यों हमारी सोच अभी तक यहीं तक सीमित है? अक्सर अभी तक आप छत्तीसगढ़ में कोई भी इलाके में जाएंगे, जैसे मेरे घर के बाहर में रोड अभी तक नहीं बनी हुई है, 12 साल मेरे को दुर्ग में रहते हुए हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब देखा जाए तो ये वोटिंग के पर्पज से है या फिर काम नहीं हो रहा है कुछ उसके पर्पज से। पर आज भी अगर आप देखा जाएंगे ग्रामीण इलाके में भी, तो लोग आते हैं वहां के वोट मांगने वाले, तो बोलते हैं कि हम ये करके देंगे आपको, रोड बना के देंगे, नालियां बना के देंगे, आपको कनेक्टिविटी देंगे। क्यों आज भी हमारे ही अब आज भी छत्तीसगढ़ में यही मुद्दा है? जी पलक, क्या हम इस हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आज भी बुनियादी समस्याओं से टकराना पड़ रहा है, जिन समस्याओं को लेकर के कई मेट्रो सिटीज या दूसरे आम राज्य आगे निकल चुके हैं। जी जी जी, मुद्दा उठा रहे हैं। विवेक तिवारी जी हमारे साथ हैं। पलाश जी आप तक लौटेंगे, आपने बहुत अच्छे पॉइंट बोले हैं इस चर्चा के दौरान। विवेक जी आप बताइए कि आपकी नजर में क्या मुद्दे आप देख पा रहे हैं? जी विवेक जी। दिलेंद्र जी बहुत देर से बात सुन रहे हैं, उसके बाद हम उन तक जाएंगे। विवेक जी अपना माइक कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ जी, आ रही आवाज। विवेक तिवारी, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ एकदम बिल्कुल, बताइए। सबसे पहले सभी को नमस्कार, सारे पैनलिस्ट और जितने भी व्यूअर्स हैं आपको नमस्कार जी। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरी नजर में छत्तीसगढ़ में कोई एक मुद्दा नहीं है जो शायद उठाया जाना चाहिए या हाईलाइट किया जाना चाहिए। हाँ, मुद्दे बता सकते हैं आप। हाँ जी। इसलिए जब मैंने अपना जवाब लिखा था तो उसमें एक लाइन में मैंने यही लिखा था कि छत्तीसगढ़ की जो विकास की रफ्तार है, अगर हम पिछली सरकारों से तुलना करें आपकी सरकार में या अभी हाल फिलहाल में, तो काफी कम हो गई है। उसके अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जैसा अन्य साथियों ने भी अभी उठाए। हाँ, मतलब हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे विवेक जी। हाँ जी, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी। हम पीछे रह गए अन्य राज्यों के तुलना में। अगर हम देखें पुरानी संधि की तुलना में हम देखें तो बहुत ज्यादा पीछे रह गए। उसमें सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है वो शिक्षा का है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की। दूसरा जो एक सबसे बड़ा आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम आप तक आएंगे विवेक जी। दिक्कत हो रही है आपकी आवाज। हाँ, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही विवेक जी, थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सचिन गुप्ता जी आप बताइए कि आपकी नजर में बड़े मुद्दे क्या हैं? जी सचिन। नमस्कार सभी को। मैं भी बहुत देर से सुन रहा था, सबको अच्छा लगा मेरे को। बहुत सारा वातावरण में। जी बताइए। मेरे को बहुत सारी मुद्दा समझ में आया। मैं जब जवाब लिखा था कि छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे होने चाहिए, तो एक शब्द है जो मैं पिछले 2-3 सालों से सुन रहा हूँ, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक है औद्योगिक नीति। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य अब उद्योग के क्षेत्र में बहुत अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगा है। चाहे वो मध्य क्षेत्र हो, चाहे आपका दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे उत्तर क्षेत्र हो, हर जगह माइनिंग हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं। पर क्या औद्योगिक नीति का जो नीति निर्देश निकला है उसका पालन हो रहा है? अगर औद्योगिक नीति का पालन पोषण हो रहा है, पूरा पालन हो रहा है उसका, तो औद्योगिक नीति में कई शब्दों का जिक्र है कि स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिया जाए, योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर। लेकिन ये सिर्फ कागजों पे लिखा है। अगर इस पे पहल किया जाए, मैं किसी सरकार का यहाँ पे दोषारोपण नहीं करना चाहता। इससे पहले भी कोई सरकार आई होगी जो औद्योगिक नीति बनाई होगी, और अभी भी एक सरकार आई है जो एक औद्योगिक नीति लेके आई 2019। उस पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक जिक्र है। CSR के थ्रू ग्रामीण विकास होगा, क्योंकि ग्रामीणों में बहुत ज्यादा उद्योगों का स्थापना हो रहा है। मैं रायगढ़ जिले से निवासरत करता हूँ, तो रायगढ़ जिला तो अभी वर्ल्ड में पॉल्यूटेड एरिया, मतलब पॉल्यूटेड सिटीज में आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उद्योग अपना पैसा जो कमा रहे हैं उसको सरकार को, मतलब जैसे रायगढ़ में एक फंक्शन होता है चक्रधर समारोह, CSR का पैसा चक्रधर समारोह में जा रहा है, जबकि उस CSR के पैसे से ग्रामीणों की आजीविका का हम साधन बना सकते हैं, बुनियादी इंफ्रा डेवलप हो सकता है। सही बात है। तो सरकार कोई भी हो, लेकिन क्या औद्योगिकीकरण जो हो रहा है उससे औद्योगिक नीति का जो लाभ हमारे राज्य के निवासियों को मिलना चाहिए वो मिल रहा है? और अगर वो लाभ मिलना चालू हो जाएगा
तो मैं यह मानता हूं कि लगभग 45% बेरोजगारी का जो एक दर है वो कम हो सकता है। ठीक है सचिन जी, एक सवाल मैं आपसे और कर रहा हूँ कि क्या प्राइवेटाइजेशन जो है वो उसकी कमी है या उसके नहीं होने से विकास रुका हुआ है? क्या इशू क्या है वहां पे, या भूगोल ऐसा है कि बहुत ज्यादा जो निजीकरण है उस तरह से नहीं हो सकता, औद्योगिकरण जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है? जी नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ नहीं, ये आपकी हमारी बात नहीं है, मतलब हाँ, एक आप बताइए, लॉजिक सेंस में बताइए आप। जी जैसे प्राइवेटाइजेशन का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ सरकार उन नीतियों का निर्वहन कैसे करे, क्योंकि सरकार के पास तो वैकेंसीज नहीं है कि वो बेरोजगारी कम कर दे या रोजगार उपलब्ध करा दे। हाँ, सरकार एक काम बहुत अच्छे से करता है कि 500 पोस्ट निकाल दिए और 5 करोड़ फॉर्म डलवा दिए, तो वहां से वो एक आय का साधन बनाया जाता है। हाँ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ग्रामीणों में एक विकास ला सकता है, वो तभी आएगा जब औद्योगिक नीति का पालन पूरी तरह से होगा, तभी स्थानीय निवासियों को। सचिन गुप्ता जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो औद्योगिक जो नीति ला रही है उसी का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है, उसमें खामियां, वो तो अलग बात है कि आगे क्या होना चाहिए, लेकिन उसी का ठीक से पालन नहीं हो रहा है। सीएसआर का जो पैसा है वो ठीक जगह खर्च नहीं हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। जी दिलेंद्र जी हमारे साथ हैं, अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ उनके नाम का, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बताइए कि आपकी नजर में बड़े मुद्दे क्या हैं छत्तीसगढ़ के? जी दिलेंद्र जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैंने किया है। जी जी हाँ, आप बताइए। मैं दिलेंद्र कौशिल हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और मैंने जो अपना जवाब लिखा था उसमें मैंने 5 मुद्दों के विषय में लिखा था कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े जो 5 मुद्दे हैं। पहला है किसान और किसानी। अभी छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं, और जो भी सरकारें बनती है यहाँ पे बिना किसानों के सहयोग के, बिना किसानों के समर्थन के सरकार यहाँ पे नहीं बन सकती। पिछले 5 सालों से, जब से पिछली जो सरकार आई है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक चीज ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के किसानों को लगभग 2600 रुपए, इस साल 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलेगा, जो धान का कीमत मिलेगा, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। देखने और सुनने में ये लगता है कि किसानों के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है, पर ये जो 2600 रुपए रहते हैं उसमें से 2040 रुपए केंद्र की सरकार देती है और बाकी 600 रुपए जो है राज्य की सरकार देती है। राज्य की सरकार जो 600 रुपए देती है उसको 4 किस्तों में देती है लोगों को, 150 रुपए की 4 किस्तों में। वो भी कब मिलेगा? पिछले साल का पैसा अभी तक मिला नहीं है। देखने में ये लगता है कि किसान इससे बड़े खुश होंगे, लेकिन किसानों को जो समस्याएं हैं, जो ग्राउंड लेवल पे समस्या है, जैसे अभी खेती किसानी का दिन चल रहा है, इस खेती किसानी के दिन में किसानों की खाद की समस्या आ रही है, बीज की समस्या आ रही है, किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रहा है। जब धान की खरीदी होती है, सरकार यहाँ पे धान खरीदती है, उस समय में बारदाने की कमी हो जाती है, किसानों के धान को 1 महीना लेट में खरीदा जाता है, उनका पेमेंट लेट होता है। इस तरीके से बहुत सारी समस्या किसानों के क्षेत्र में आती है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार की समस्या। अच्छा, यही आपको एक चीज रोक करके मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि 80% आबादी जो है वो किसानी पे डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बावजूद भी सिर्फ जो योगदान है राज्य की सकल घरेलू आय में वो कृषि क्षेत्र का 18% है। तो ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? अगर थोड़ा और डिटेल में बता पाए, क्योंकि आपने बहुत सही मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा है जो कि इस चर्चा से गायब था। जी देखिए, छत्तीसगढ़ का लगभग 34%, लगभग 40% जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है फॉरेस्ट का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ डेन फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए खेती का जो रकबा है वो इतना ज्यादा नहीं है ना। तो इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि 18% ही योगदान है करके, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में धान की जितनी खेती होती है, पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा। मैं राज्य की जीडीपी की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट की ही बात कर रहा हूँ कि स्टेट के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें प्राइमरी सेक्टर की बात में अगर कृषि को सिर्फ लें तो सिर्फ 18% का योगदान है, जबकि बहुत सारे लोग काम करते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि जो कृषि का क्षेत्र है, कृषि का जो रकबा है उसकी कमी है। फिर भी उसके कारण सरकार यहाँ पे लगभग 1,05,000 क्विंटल मीट्रिक टन धान यहाँ पे खरीदती है सरकार छत्तीसगढ़ में, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है धान का। तो इतना धान खरीदती है, लेकिन उसके बाद उसका रख रखाव का, जैसे मेरे घर के बाजू में धान की मंडी है, वहां पे धान सड़ रहे हैं, लाखों टन, हजारों टन धान वहां पे सड़ रहे हैं। तो उसकी भी व्यवस्था जो है मार्केट के माध्यम से या जो फूड डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से ठीक तरीके से करना चाहिए। हालांकि धान खरीदी का काम कोऑपरेटिव वाले देखते हैं, लेकिन वो फूड में जाता है मिलिंग के माध्यम से,
मिलों में जाता है और फिर लेवी के माध्यम से फिर वो सरकार को वापस मिलता है चावल बन के, उसका परसेंटेज, उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो एक विषय ये है। दूसरा विषय है यहाँ पे भ्रष्टाचार का। आज यहाँ पे पटवारी से लेके जो भी बड़े अधिकारी हैं, ऐसे सारे लोग करप्शन में भिड़े हुए हैं। एक पटवारी के पास आप नामांतरण के लिए जाओगे तो बिना 10,000 20,000 रुपए दिए आपका नामांतरण नहीं हो सकता। सामान्य जो बिना विवाद के घर के बंटवारे का है, आपसी बंटवारे का मामला है, ऐसे मामलों में भी आप जाओगे तो 10,000 20,000 रुपए बिना बिना घूस दिए काम होता नहीं है। सरकार बदलने से बदलाव आया है। हर हाँ, सरकार बदलने के बाद ये भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार तो पहले भी रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आज आम आदमी जो है अपने छोटे से छोटे काम को बिना भ्रष्टाचार के नहीं कर सकता। उसके अलावा एक कारपोरेट सेक्टर के रूप में भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। शराब माफिया यहाँ पे है, रेत माफिया यहाँ पे है, कोल माफिया यहाँ पे है। ये सारे सेक्टर में सरकार ने एक तरह से फिक्स कर दिया है कि कोल का जो मामला है उसमें 25 रुपए टन सरकार के पास जाएगा, गिट्टी खरीदी में 10 रुपए टन सरकार के पास जाएगा, रेत में 5 रुपए टन सरकार के पास में जाएगा। ऐसा पूरा करप्शन भरा पड़ा है। मतलब इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, संस्थागत करप्शन। हाँ, संस्थागत करप्शन है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, सारे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तीसरा जो मुद्दा है वो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में कभी सुनने को नहीं मिलता था कि किसी को किसी ने गोली मार दिया, लेकिन पिछले 3 सालों में जब से सरकार बदली है, पिछले 3 सालों में यहाँ पे रायपुर जैसे शहर में, रायपुर जो हमारी राजधानी है, उस राजधानी में कोई भी किसी भी व्यापारी को गोली मार के चले जा रहे हैं, उसके दुकान में घुस के गोली मार दे रहा है, या कहीं सड़क चलते हुए किसी आदमी को गोली मार दे रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है, लोगों से छीना झपटी की घटनाएं बहुत बढ़, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक। चौथा मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा। पिछले सरकार जो है बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बोलती है कि हमने सरकार आने के बाद 5 लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन जब विधानसभा में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमने कुल 16,000 लोगों को नौकरी। 16,000 में से 14,500 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें से 5,000 लोगों को अभी भी नौकरी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। उसके अलावा जो पुलिस में जो भर्ती हुआ था वो पिछली सरकार की भर्ती थी, उसको इसमें काउंट करके जोड़ रहे हैं, तब 16,000 हो रहा है। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा। एक तरफ आप हाँ 5 लाख की, एक तरफ आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, हाँ बिलासपुर में, रायपुर में, जगदलपुर में बड़े बड़े होर्डिंग लगा के आप एक तरफ कहते हो कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, विधानसभा में जब आप जवाब देते हो तो बोलते हो कि हमने 16,000 लोगों को नौकरी दी। धीरेन्द्र जी आपको रुकना पड़ेगा, आप तक आएंगे इसके बाद। 4 मुद्दे आपने लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उठाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो इस बात के लिए कि आपने कृषि क्षेत्र की तरफ ध्यान खींचा, संस्थागत करप्शन की तरफ ध्यान खींचा है, इसके अलावा आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है। इसके बाद आप तक आएंगे लतकार यौहन जी हमारे साथ हैं, शायद मैं सही नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। आए और बताएं कि आपकी नजर में मुद्दे क्या, थोड़ा जल्दी बताएं क्योंकि मॉडरेटर हमारे में घूर रहे हैं, समय हो रहा है जी। इसके बाद हम नौशाद जी के पास जाएंगे और राजीव यादव जी के पास जाएंगे कुछ नमस्कार बात करने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं योहान लाटकर सर, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। जी ठीक है सर को भी नमस्कार मेरे तरफ से सर। सर जो भी इसमें है सभी लोगों को नमस्कार मेरे तरफ से। मैं पहले तो बीजापुर जिला और छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे के उठाना चाहता हूँ सर। वो वाला क्या है ना, मेन चीज जो है ना सर, लॉ एंड ऑर्डर। हमारा जितना भी इधर का आदिवासी भाई बहन लोग है, वो लोग के ऊपर मतलब नक्सलवादी से मिलकर है करके बोल करके वो लोग को बहुत फंसाना, जेल में भेजना, ऐसा बहुत सारा केस मन होते रहते हैं हमारे एरिया में। मतलब ये एक मिनट मुझे बताइए, दोनों तरफ से होता है? मतलब क्या नक्सलवाद के लोग भी आपके लोगों को आकर के बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ, सरकार ठीक से नहीं काम कर रही, उनके खिलाफ खड़े होना है, और जो पुलिस वाले हैं यानी जो फोर्सेस हैं वहां पे वो नॉर्मल आदिवासियों को उठा, ये दोनों तरफ से हो रहा है? हाँ, दोनों तरफ से होता है। तो इसमें क्या है ना, गलत गरीब आदिवासी लोगों को क्या है ना, वो लोग ले जा करके वो लोग के ऊपर गलत केस लगा करके ले जाना, वो लोग को पहले ही वो लोग गरीब रहता है, फिर भी और मतलब वकील लोगों को भी, लायर लोगों को भी पैसा नहीं पटा करके बहुत परेशान में होते रहता है वो वाला एक। और दूसरी बात है सर, हमारा बहुत सारा खेती किसान लोग हमारे एरिया में काम कर रहे हैं, तो खेती किसान वाला पूरा बाहर का ट्रेडर्स लोग बहुत ज्यादा लोग आते हैं तेलंगाना से, इधर उधर से आकर के इधर का लोकल लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप और इधर का लोकल लोगों को कुछ भी मंडी वगैरह कुछ भी जैसा गोदाम वगैरह बनाने के लिए नहीं देता है, लेकिन जो भी तेंदुपत्ता हो, जो भी हर एक टेंडर्स वगैरह पूरा बाहर लोगों को देता है, और काम करने वाला भी बाहर लोग ज्यादा लोग रहता है। मतलब ऐसे मतलब
रोजगार में भी बहुत प्रॉब्लम है सर हमारे एरिया में, और आप पानी कह रहे में भी हैं कि बाहर से ट्रेडर्स आ करके जी जी यहाँ का पूरा कैसे शोषण कर रहे हैं। हाँ। जी, मासूमियत के अपने खतरे हैं। नौशाद जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे। एक तो मुझे ये बताइए कि सुन पा रहे होंगे कि इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हैं और समृद्ध राज्य है, इसके बाद भी 48% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और लंबे समय से बेहतर हो रहा होगा, पर ठीक ठीक जो मानक हैं एचडीआई के या स्वास्थ्य मानक जो हैं उन पे खरा उतरता दिखाई नहीं देता है, जिसमें जीवन तक प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर हैं। और जैसे भी लतकर योहन जी बात कर रहे थे और दिलेंद्र जी बात कर रहे थे, ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है कि मतलब राज्य का एक हिस्सा ऐसा है जो समझता है, पढ़ता लिखता है, पर वो बहुत छोटा है। इसके अलावा बड़े समाज का शोषण हो रहा है, कोई बाहरी आके कर रहा है, कहीं ट्रेडर्स आके कर रहे हैं, कहीं कारपोरेट आके कर रहे हैं, और ये पूरा चक्र है जिससे निकल ही नहीं पा रहा है। तो वो उस सेंस को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा उसके बारे में बता पाएं कि ऐसा क्यों है ये चीज जो है। सर देखिए, ये जो चीज है वो बिना सरकारों के संरक्षण के नहीं हो सकता। तो इसमें समझना पड़ेगा हमको कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, इन ट्रेडर्स को, इन माफियाओं को, नहीं, मैं आपको सारे गरीबी की समस्या को आप ऐसे नहीं देख सकते जैसे दूसरे राज्यों में। अगर छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ एक अलग सेंस में गरीबी को आपको देखना पड़ेगा। वैसे जवाब आप बताइए जी। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे निजीकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दुष्प्रचार कर दिया गया है कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में अगर आप जाओगे तो आपको नक्सली फैक्ट्री चलाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लिमिटेड जगहों पर नक्सलियों का प्रभाव अभी बचा है ना। तो निजीकरण सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होने के कारण यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है, गरीबी की समस्या ज्यादा है। क्योंकि सर देखिए, अगर सरकारी क्षेत्र में इतने अवसर नहीं है कि हम हर किसी को रोजगार उपलब्ध करा पाए, लेकिन अगर यहाँ पे निजी संस्थाएं आती हैं तो कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और रही बात गरीबी की, तो सर उसका कारण लोगों में जागरूकता की कमी भी है। आपको मैं बताता हूँ, आज से 5 साल पहले तक बस्तर क्षेत्र में ये होता था कि जो गल्ला व्यापारी होते हैं ना, वो गल्ला व्यापारी आदिवासियों से चिरौंजी, तेंदू ऐसे महंगे फल खरीदते थे और उसके बदले में उनको 1 किलो नमक देते थे। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। 1 किलो नमक देते थे 10 रुपए का, और उसके बदले में चिरौंजी और तेंदू जैसे फल खरीदते थे उनसे। नाइंसाफी है। इसके अलावा ये बताइए कि क्या आदिवासी इलाकों के पास जानबूझ के शराब की दुकानें खड़ी की गई हैं कि जैसे मैंने कई राज्यों में बात की जहां आदिवासी रहते हैं, तो मुझे पता चला सबसे ज्यादा सरकारी ठेकों की संख्या उन इलाकों के पास है जहां पे आदिवासी रहते हैं। कहीं ना कहीं सर ये सोची समझी एक साजिश है। इसको मैं साजिश ही कहूंगा कि आदिवासियों को बिल्कुल शराब में डुबो दिया गया है। उनको हमेशा ये बताया जाता है कि आपकी संस्कृति में शराब पीना अच्छा माना जाता है। गलत चीजें प्रसारित करके उनको बिल्कुल शराब में डुबा दिया गया है। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा सर कि बीजापुर और नारायणपुर छत्तीसगढ़ के 2 सीमावर्ती जिले हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली एक नदी पे पुल बनाना था। इस पुल को बनने में छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष लग गए। मतलब सोचिए 2000 में छत्तीसगढ़ बना। बताइए, इतना इंतजार तो अयोध्या वासियों को राम का नहीं बना है 2000, वो पुल बना है 2019 में। मतलब कितना भ्रष्टाचार और कितना संस्थागत भ्रष्टाचार इसके होगा, ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल नौशाद जी, वही मैं कह रहा था। इतना इंतजार। आपको एक उदाहरण देता हूँ सर मैं। नारायणपुर जिला में एक ब्लॉक है ओरछा। जब आप ओरछा में घुसेंगे तो आपको लाइन से 60 से 70 गांव के राशन दुकान दिखेंगे। 60 से 70 गांव के राशन दुकान सिर्फ उस ओरछा गांव में। क्यों? और वहां वो 60-70 गांव के जो लोग हैं वो एक दिन पहले चलकर आते हैं राशन लेने के लिए। रास्ते में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, ओरछा पहुंचते हैं, फिर अपना राशन लेके फिर निकलते हैं पैदल, और 2 दिन के बाद फिर अपने घर पहुंचते हैं। ये स्थिति है। मतलब हमारी जो पुरानी सरकारें हैं और ये सरकार भी है, ये लोग अभी तक जो है हर गांव में राशन दुकान तक नहीं पहुंचा पाए। कारण बताएं जी। आप तक आएंगे नौशाद जी, आप तक आएंगे। राजीव यादव जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि 20-22 साल पुराना राज्य है और लैंडलॉक भी है, तो इसके अपने खतरे होंगे, इसके अपने नुकसान भी होंगे। तो क्या इस वजहों से इतनी समस्याएं हैं या फिर कुछ और देख पा रहे हैं राजीव यादव जी? नहीं सर, लैंडलॉक और ये सारी ऐसी समस्या नहीं है। एक बात लैंडलॉक होने की वजह से क्या आसान होता है, क्या मुश्किल होता है, थोड़ा इस बारे में बताइएगा जी। हाँ, लैंडलॉक होने से तो अच्छी बात यह है कि सभी चारों तरफ से हम सभी स्टेट से कनेक्टिविटी है
टूरिज्म के लेकर, और जो हमारा धान या कुछ भी सब्जियां, कुछ भी व्यापार है वो सीमावर्ती क्षेत्रों से लगा होता है। सर एक बात नक्सलिज्म की जो बात हो रही थी, इसमें एकदम स्पष्ट बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की भूमि बहुत प्यारी भूमि है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे और ईमानदार हैं और सच्चे हैं, और संबोधन भी हमेशा भाई से ही करते हैं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव है छत्तीसगढ़ के लोगों का, बहुत ही शानदार लोग होते हैं। जी जी, तो ये एकदम परसेप्शन बिल्कुल सर हटना चाहिए कि नक्सलिज्म वाला वो चुनिंदा 30 से 40-50 किलोमीटर में ही कहीं सीमित है, 700 पर हमको उससे किलोमीटर बात करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि आदिवासियों का बड़ा समुदाय जिसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है उससे जुड़ा हुआ है। जी सर दूसरा ये था कि दुर्ग के जो भैया हैं वो बोल रहे थे कि नाली और सड़क नहीं बन रही है। सर ओवरऑल जो मेन प्रॉब्लम जो मुझे समझ आती है, हमारा छत्तीसगढ़ का जो बजट है लगभग 1 लाख करोड़ का है, और ये जो बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एरिया वाइज और विभाग के वाइज, यहाँ बजट डिस्ट्रीब्यूशन से ही मेन समस्या का जड़ उत्पन्न होता है। 1 लाख करोड़ के बजट में लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ किसान की कर्ज माफी में दे दिया गया। बचा जो बजट है उसको आप पीडब्ल्यूडी में देंगे, आप स्वास्थ्य में देंगे, आप शिक्षा में देंगे। यहाँ से मेन फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो बजट डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, जिसके कारण ये जो आम जो बिजली, पानी और सड़क की समस्या छोटी हो जाती है, और चुनावी मुद्दे और चुनाव अगले साल कैसे जीत रहे उस पे उस हिसाब से बजट बनाया जाता है, इसलिए आम जनता को प्रॉफिट नहीं हो पाती। क्या टूरिज्म की भी संभावनाएं हैं, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल सर, टूरिज्म की संभावनाएं हैं। टूरिज्म के लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट पिछले गवर्नमेंट से थोड़ी सी अच्छा की है, और संस्कृतिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। लगभग ओवरऑल बोले तो अभी की जो गवर्नमेंट है केवल और केवल संस्कृतिवाद पे ही फ्रंट फुट पे है। जैसे केंद्रीय सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रवाद पे फ्रंट फुट में है, वैसे स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट में संस्कृतिवाद पे ही फ्रंट फुट है, और इस संस्कृतिवाद को इतना ज्यादा हावी करने की उनका प्रचार है और काम करने का तरीका है, ताकि ये सारे मुद्दे एक समय चुनाव आते थे नीचे हो जाए। दिलेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइट शायद चली गई है बैकग्राउंड की, पर कोई बात नहीं, आपका चेहरा दिख रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि 40% वनों से ढका हुआ, यानी आच्छादित हिंदी में बोलते हैं, राज्य है। ऐसी स्थिति में जो बुनियादी अवसंरचना है यानी इंफ्रा है, वो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों से अलग तरह से होगा, क्योंकि जमीन का भूगोल ऐसा है। तो क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को विकास करने के अपने स्ट्रक्चर तलाशने होंगे, या फिर जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं मेट्रो सिटीज में वही मॉडल लागू होगा? पहला सवाल। दूसरा ये बताइएगा कि आदिवासी समुदाय और दूसरे समुदायों के बीच जो अंतर संबंध है उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए। जी वीरेंद्र जी। एक तो आपने कहा कि मैं लाइट चला गया है, बिल्कुल सही है। जी। मैं दूसरे मोबाइल के टॉर्च में हूँ और मैं बिलासपुर में बैठा हूँ। बिलासपुर जो न्यायधानी है और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मामला है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में किसी चीज की कमी नहीं, ना यहाँ माइनिंग की कमी है। यहाँ कोयला भी है, सोना भी है, हीरा भी है, रेत भी है, हर बॉक्साइट भी है, हर किस्म के खनिज यहाँ पर उपलब्ध है, और इंडस्ट्रीज भी है। हम छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो देश की हर तीसरी बिजली छत्तीसगढ़ से जलती है। हाँ बिल्कुल, है ना, देश की हर तीसरी बिजली छत्तीसगढ़ से जलती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट अंधेरे में रहता है इसके बावजूद, और छत्तीसगढ़ अंधेरे में है ये पिछले 3 सालों से। उसके पहले 24 आवर बिजली यहाँ रहती थी। तो खैर वो दूसरी बात है, राजनीति सरकारों में नहीं जाएंगे। हाँ वो राजनीतिक बात है। तो एक तो अभी विवेक तिवारी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ का, एक्चुअल में 1 लाख करोड़ का नहीं, 1,24,000 करोड़ का हो गया है अभी अनुपूरक बजट जुड़ने के बाद। ठीक। और जहां तक किसानों की कर्ज माफी का बात है, 12,000 करोड़ रुपए जब 18 में सरकार बनी थी तब 12,000 करोड़ रुपए माफ किए गए। तो उसके बाद हर साल जो 1 लाख करोड़ या 1,10,000 करोड़ का जो बजट हर साल आता है, उस बजट में प्रशासकीय स्वीकृति कितने पैसे की होती है? आपने बजट तो बना दिया, आपने बता दिया कि सरकार इतने घाटे में रहेगी, इतना पैसा ऋण लेगी, पर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे उसकी प्रशासकीय स्वीकृति कितने रुपए की होती है? साल भर में उस 1 लाख करोड़ का या 1,24,000 करोड़ का खर्च कितना होता है? आपका डेवलपमेंट तो तब दिखेगा जब उस बजट के पैसे को आप खर्च करेंगे। तो जब तक बजट का पैसा खर्च नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा? जितनी सरकारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन केंद्र की योजनाओं को बंद करके रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, 18 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में भेजे गए,
लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने कह दिया कि हम छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना सकते, हमारे पास राज्यांश देने का पैसा नहीं। तो जो सेंट्रल से 20,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में आने थे, 20,000 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ में आने वाले थे, वो पैसा तो यहीं पे इन्वेस्ट होता है। यहाँ के लोग यहीं से सामान खरीदते, सीमेंट खरीदते, रेत खरीदते, मजदूर काम करता। तो वो 20,000 करोड़ रुपए, ऐसे ही जो सेंट्रल के जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं की तरफ इस सरकार का, शायद मेरी बातों से आपको लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, आप सरकार की बात मत जो करिए, ग्राउंड लेवल पे बात से हाँ आप मुद्दे की बात करिए। मैं कह रहा हूँ योजनाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, आप बोलिए, बस सरकार की बात कुछ बोल रहे थे, क्योंकि ये न्यूट्रल मंच है ना, ये चर्चा कई माध्यमों पे जाएगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जी। हाँ नहीं, ठीक है, पर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे आना पड़ेगा हमको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो काम है वो भी सरकार का ही काम है। जब हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे स्टेट में पैसा आएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, चाहे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के माध्यम से आए, तभी हम ये अपने स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ये बात है। और दूसरा एक सवाल आपने आदिवासियों के संबंध में कुछ पूछा था शायद। मैंने कहा था कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति और जो अन्य लोग हैं उनके बीच कुछ अंतर संबंध जो हैं, उनके बारे में अगर बता पाए। हाँ देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है बहुत भोले भाले लोग रहते हैं, बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, और एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। मेरे पूर्व के वक्ता ने किसी ने कहा कि यहाँ पे जो बाहर के लोग हैं वो आके शोषण कर रहे हैं, ये सब। एक्चुअल में क्या है, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले हैं और किसी को भी अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं। तो इसलिए दोनों समुदायों के बीच में देखिए, यहाँ लगभग 32% आदिवासी वर्ग निवास करता है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो 29 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन उसके बाद 34 विधायक यहाँ पे आदिवासी। तो इसलिए आदिवासी समाज को किनारे लगा के, आदिवासी समाज को नेग्लेक्ट करके कोई जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं कर सकता। इसलिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हैं वो आदिवासी ही। तो समन्वय दोनों समाजों के बीच में बहुत अच्छे से है यहाँ पे, अच्छे से। और हाँ जी, मैंने समान एक मुद्दा यहाँ पे है, जैसे वो मेरे अभी पूर्व जो वक्ता है वो उन्होंने कहा था संस्कृति को बढ़ावा दिया। एक्चुअली संस्कृति को बढ़ावा देने का काम नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि लोकल सेंटिमेंट्स को उभार के हम लोकल सेंटिमेंट्स का फायदा कैसे उठाए, और लोकल सेंटिमेंट जो क्षेत्रीय भावना है, उस भावना को एकदम से उद्वेलित करके हम राजनीति कैसे करें, जी इस दिशा में काम चल रहा है। और उसी का हाँ, वो मतों का अंतर हो सकता है, आपके नजरिए से ये होगा और उनके नजरिए से वो है। हम दोनों बातों को स्वीकार कर रहे हैं और सामने जनता के सामने रख रहे हैं कि वो उनका मत क्या है, हमें जरूर बताएं जब भी ये चर्चा देखें। सबसे अहम बात क्या है इस चर्चा की, मुझे सबसे जो शानदार बात लगी, समय हो चुका है। आप में से कुछ लोग इस बात के लिए बिल्कुल मुझे माफ कर दीजिएगा कि किसी को कम समय मिला होगा, किसी को ज्यादा, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि ऐसा होता है। छत्तीसगढ़ जैसे बड़े और कई समस्याओं से घिरे राज्य को 1 घंटे में निपटाना या उस पर बात करना असंभव है। निपटाना तो शब्द सही नहीं है, उस पर बात भी ठीक से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर चर्चा की अपनी संभावनाएं होती हैं। इस चर्चा की संभावना ये थी कि हमने आप जैसे वक्ताओं की बदौलत पिछले 1 घंटे में इतने शानदार और इतने अलग अलग पहलुओं पे, आदिवासी समस्या पे, खनन के मामले में, और भी कई सारे संस्थागत करप्शन के बारे में बात करी है, और इसके अलावा जो प्राकृतिक दुश्वारियां वहां के लोगों को हो रही हैं उस पर बात करी है। आदिवासियों और दूसरे समाजों के अंतर संबंध और आदिवासियों की अपनी समस्याओं पर और उनकी अहमियत पर बात करी है। इसके बीच संस्कृति के आधार पर जो सरकार बढ़ावा दे रही है उस पर हमने 2 अलग अलग पक्ष सुने हैं। इसके अलावा पलाश जोशी जी ने जैसे मुद्दा उठाया कि मीडिया के नेशनल से छत्तीसगढ़ कैसे गायब हो जाता है, उसकी बात भी हमने करी है। इसके अलावा जो लखकार योहान जी ने आदिवासी समुदाय के जो भोले भाले लोग हैं उनको कैसे ट्रेडर ठग रहे हैं, इसकी बात भी हमने करी। इसके अलावा जो विश्वरूप जी ने मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से यूनियन के लोगों का एरियर नहीं दिया गया है, और बाकी हमारे अभिषेक जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में जोड़े हैं, सजल कुमार गुप्ता जी ने भी जोड़े हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपकी वजह से इस चर्चा की यही खूबसूरती है कि जो बुनियादी चीजें हैं, बिना डरे, बिना कहीं पथ कहते हैं ना, पथ विचलित हुए आपने जिस तरीके से सारी बातें कही हैं, अगर कोई इस चर्चा को सुनेगा तो उसे जरूर छत्तीसगढ़ के वो मुद्दे जो लगातार चर्चा में नहीं आते हैं, नेशनल मीडिया से गायब रहते हैं, उनको इसकी जानकारी जरूर मिलेगी। इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। अगर मुझे बोलते हुए कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जिससे आपको कोई तकलीफ हुई हो, आपको कोई भावनाएं आती हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके लिए भी माफी चाहता हूँ कि चर्चा हमें जल्द से खत्म करनी पड़ रही है अगले 1 घंटे में ही।
एक बार फिर से दोबारा जब राज्यों पे बात करते हुए छत्तीसगढ़ पे लौटेंगे तो दोबारा आप सभी के साथ बैठेंगे। आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, कोशिश करेंगे कि हम अपने आप सभी को दिल्ली बुलाएं और आपसे बैठ कर सामने छत्तीसगढ़ पर बातचीत करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अब मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूँ। ये चर्चा आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुन सकते हैं। टाटा बाय बाय जी, अलविदा। सर मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी जी बताइए। जाते जाते अभिषेक जी, हाँ फाइनल कमेंट आपका, जी बताइए। जी, हमारा प्रदेश हो गया है पूरे 22 वर्ष का नौजवान, विवाह योग्य, लेकिन अभी तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया है। क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक पांडे जी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि जवान राज्य हो गया है लेकिन अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया। बहुत ही शानदार। सर मैं एक बात कहना चाह रहा था प्लीज सर। जी 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 फाइनल कमेंट आप भी बताइए। जी सर मैं ये कह रहा था, मैं जो ये मुद्दा बताया सर, जो ये बहुत विषम मुद्दा है सर। जी आप इस चर्चा को शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे को अलग से जो आपने बताया है उसका एक अलग से स्टेप बना करके नेशनल लेवल पे ये मुद्दा आए, जिससे कि लोगों का आंख खुले कि जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार, ये जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर ये वर्करों का जो शोषण हो रहा है, ये पर्दा पास हो सर। जी जी जरूर कोशिश करेंगे। जी जी आप इजाजत चाहते हैं, जरूर कोशिश करेंगे इसकी। बहुत कुमार गुप्ता जी आखिरी कमेंट करना चाहते हैं। जैसे योहान जी ने बताया कि बहुत से आदिवासी भाइयों को नक्सली बताकर बार बार फंसा दिया जाता है और उनको न्यायिक सहायता नहीं मिल पाती है। मैं अधिवक्ता हूँ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ अगर मुझसे संपर्क करें, अगर आपके पास हो तो हम बहुत से जानते हैं जो आपको प्रो बोनो फ्री में लड़ सकते हैं। हम उनको अधिकार दिलाना है, न्याय सिर्फ पैसे में नहीं अच्छे से भी मिल सकती है, फ्री में भी मिल सकती है। बहुत शानदार सत्कार योहान जी, अब तालियां हो जाए इनके लिए। और आप इनका नंबर भी ले सकते हैं, चैट बॉक्स में दूसरे का नंबर ले लीजिए। इस चर्चा की खूबसूरती रहेगी कि अगर एक दूसरे की मदद कर पाए। पलाश जोशी जी अगर कुछ आप भी कहना चाहते हो तो कह सकते हैं एक लाइन में। लेकिन सर एक्चुअली मैं आज कहीं बाहर जाने वाला था, जब मेरे को पता चला था कि कल मैम का कॉल आया था कि आप पैनल में जुड़ना चाहेंगे, तो मैंने उनको बस बताया था कि मैं बाहर कहीं घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ में। तो किसी कारणवश से वो कैंसिल हो गया जाना मेरा। तो मेरा जो रुकना था और यहाँ मैं सबके साथ में बैठ के बात किया, वो आज मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा। बहुत जी बहुत अच्छा लगा सब लोग के साथ बात करके। जी 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 अलविदा।